नमस्कार साथियों, ट्रिपल ई युवा कैंपस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। काफ़ी समय से विद्यार्थियों की इस बेहद मांग पर कि हिंदी विषय की क्लासें नहीं लग पा रही है, अब उसको नियमित और सुचारू रूप से जारी करने के लिए मैं आपके सामने राजभाषा हिंदी को लेकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं राजभाषा हिंदी को आपको जो छोटी छोटी और बारीकी वाली जो बातें हैं, जो आजकल वर्तमान में जो प्रतियोगी परीक्षा का जो पायदान है उसमें जिस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी से अपन रूबरू होंगे। वर्तमान की स्थितियों को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि विद्यार्थी के सामने वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी समस्या बनकर यह आती है कि वो प्रश्न पत्रों को समझ नहीं पाते हैं। और हम लोग क्या करेंगे कि उन जो छोटी छोटी जो खामियां और कमियां हैं उन्हीं की ओर अपन अपना ध्यानाकर्षण करेंगे, जिनकी वजह से जो वर्तमान युग में जो हमारा जो रैंक है, जो पॉइंटों से हमारे सामने जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है, अपन उन परिस्थितियों से बाहर निकल के आएंगे। वर्तमान समय में जो रीट का जो एग्ज़ाम है उसमें हमारे राजभाषा हिंदी के दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जुड़ के निकल के आते हैं, और जिनमें दोनों ही भाग बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही रीट के पाठ्यक्रम के अलावा जिस प्रकार से पटवार का है, एलडीसी हाईकोर्ट का है, ग्राम सेवक है, जूनियर अकाउंटेंट है और शिक्षक ग्रेड फर्स्ट सेकंड, ये और भी अन्य बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनसे अपना राजभाषा हिंदी का जुड़ाव है, उन सभी को अपन ध्यान में रखकर, ताकि कोई भी प्रश्न यदि अपना एक भी प्रश्न यदि सही हो पाता है तो हमारा ये जो वीडियो है ये देखना हमारे लिए सार्थक होगा। तो मित्रों, मैं आपको ज़्यादा आश्वासन तो नहीं दे सकता, परंतु इतना ज़रूर कहता हूँ, यदि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे तो शायद अपने जो कोई भी बिंदु अपन प्रारंभ करेंगे वो हो सकता हमारे आसानी से समझ में आ जाए। मैं अपने आप में विषय का विशेषज्ञ या कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, बावजूद फिर भी मेरे अंतर्गत जितनी सामर्थ्य है या मेरे पास जितना ज्ञान है, मैं आपको सारा का सारा प्रेषित करने की इच्छा रखता हूँ। और आप सभी को एक तरह से ये बहुत ही प्रेरणादायी होगा। आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें आपके लिए एक तरह से बहुत ही प्रशंसादायक होगा। तो अपने रीट के पाठ्यक्रम में तो दो छोटे से बिंदु हैं जिनको मैं आपके सामने बता देता हूँ कि किस तरह से वो पूछे जाते हैं। एक तो भाग होता है अपना व्याकरण का, और एक भाग होता है आपका शिक्षण विधियों का, यानी टीचिंग मेथड। अगर बाकी अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनकी यदि अपन बात करें तो केवल और केवल उनमें अपना आता है व्याकरण का भाग आता है, शिक्षण विधियां उनमें नहीं आती। रीट में और ग्रेड सेकंड में ही शिक्षण विधियां सम्मिलित की गई है, बाकी में नहीं है। लगभग ग्रामेटिकल पोर्शन आता अपना। अब जो आपका रीट का वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने, जो विद्यार्थियों के सामने भी एक लक्ष्य है, इस लक्ष्य को भी अपने को मजबूत करना है और ध्यान में रखना है। अब जैसे व्याकरण का कितना भाग आता है और शिक्षण विधियों का कितना भाग आता है अपना रीट वाले पोर्शन में, तो इसमें 15 अंक का होता है और इसमें भी अपना 15 अंक का होता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये रह जाती है विद्यार्थियों के सामने कि वो 15 अंक तो जो व्याकरण वाला भाग है इसमें 15 अंक तो जैसे तैसे करके उसको प्राप्त कर लेता है, परंतु जो शिक्षण विधियां वाला जो होता है, टीचिंग मेथड वाला जो भाग होता है, इसमें विद्यार्थी अपने आप को सही ढंग से कामयाब हासिल नहीं कर पाता है। और वो किस वजह से? तो आने वाले जो वीडियो होंगे राजभाषा हिंदी के, उनमें
अभी अपन शुरुआत करेंगे व्याकरण वाले भागों की, और आने वाले जो जितने वीडियोज़ होंगे उनमें अपन शिक्षण विधियों वाला जो भाग है उसको भी अपन जल्द से जल्द प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहें और वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देखते रहिए। हो सकता है अपने को इसमें बहुत सारी बातें समझ में आ जाए। निराश नहीं होना, अपने को प्रेरित होकर और प्रेरणा स्रोत बनकर हमें हर चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, और हमारे जीवन में उसको आगे जो विगत आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें हमें इस चीज़ को काम में लेना है, ताकि हमारा कहीं न कहीं सरकारी सेवा में चयन होने का सौभाग्य प्राप्त हो हमें। तो मैं आपका ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए अपन बिंदु पे आते हैं। आज मैं एक बार पुनः आप सभी को ट्रिपल युवा कैंपस जो यूट्यूब चैनल है उस पर राजभाषा हिंदी की ओर से मैं साहिल कुमार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जो युवा कैंपस की जो टीम है वो भी आपके लिए एक सुनहरा भविष्य उज्जवल करने की कामना करेगा, और अच्छे से अच्छे अपने विषय के विशेषज्ञ द्वारा अपने जो ज्ञान और जो अपने अंदर जो योग्यताएं जो स्थापित कर रखे हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। तो साथियों, आज अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का, जो हालांकि देखा जाए तो पढ़ने योग्य भी नहीं है, परंतु फिर भी इसको बहुत सारे शिक्षकगण पढ़ाते भी नहीं हैं। परंतु फिर भी अपन लोग कोशिश करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि छोटे छोटे प्रश्न हमारे लिए समस्या बनकर रह जाते हैं। अभी विगत जो एग्ज़ाम होता है एलडीसी का 2018 वाला, उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, उसी में से आया था जो बहुत सारे लोग उसको हल नहीं कर पाए थे। हालांकि बहुत सामान्य प्रश्न था, परंतु हमें किसी भी चीज़ को सामान्य दृष्टि से नहीं देखना है, क्योंकि हमारे लिए सवाल ही हमारी एक समस्या है। तो उस समस्या का अपन निजात करने के प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं अपन मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरा और लोकोक्ति पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग। तो मुहावरा और लोकोक्ति क्या कहना चाह रहा है उसकी ओर अपन चलते हैं। इनमें क्या तो समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं, इसमें से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका कितना मापदंड है, किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मुहावरे और लोकोक्ति में कभी कभार विद्यार्थी छोटी छोटी गलतियां कर बैठता है जिससे उसको पता नहीं होता है, और इनमें बहुत सारी विशेषता हैं। उन विशेषताओं को अपने को ध्यान से सुनना है और आवश्यकता अनुसार उसको अपने को अपने जीवन में उतारना भी है। तो मुहावरा क्या है, लोकोक्ति क्या है? तो मुहावरा है वैसे तो एक मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। साथियों, किस भाषा का शब्द है ये? अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा एक कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है बातचीत करना। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। कभी कभार ये छोटे छोटे सवाल बन के आ जाते हैं हमारे सामने कि अपने से पूछ लिया गया है कि मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है, तो हमें ध्यान रखना है मुहावरा अरबी भाषा का शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका बातचीत करना। परंतु इसका साहित्यिक अर्थ होता है अभ्यास करना। अभ्यास करना। और अभ्यास के बारे में बहुत सारी बातें अपन ने सुनी होगी, जानी भी होगी, पहचानी भी होगी। अभ्यास का मतलब किसी काम को हम बार बार अभ्यास में ले तो हो सकता है वो काम हमारे लिए सरल, रोचक और प्रेरणादायी बन जाता है। उसी प्रकार मुहावरा भी अपने को ये कहता है कि अभ्यास से हर चीज़ को अपन सीख सकते हैं। और अभ्यास के बारे में हमारे एक साहित्य कवि ने बिल्कुल सही कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़ मतोत सुजान, रसरी आवत जात शिल्प रत निशान। उन्होंने बहुत अच्छी पंक्ति में बताया कि अभ्यास ही वह सबसे बड़ा तत्व है जो कार्य में निखार और स्थायीकरण का सबसे बड़ा स्रोत है।
तो एक बार पुनः चर्चा करते हैं इस बात पे। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है बातचीत करना, परंतु इसका साहित्यिक अर्थ की यदि अपन बात करें तो साहित्यिक अर्थ होता है अभ्यास करना। ये तो ही इसके शाब्दिक अर्थ की बात। उसी प्रकार लोकोक्ति की ओर चलते हैं अपन। तो लोकोक्ति में, लोकोक्ति दो शब्दों से बना है, लोक प्लस उक्ति। लोकोक्ति दो शब्दों से बना, लोक प्लस उक्ति। लोक का अर्थ कई तरह से ले सकते हैं। लोक का अर्थ अपन संसार भी ले सकते हैं, लोक का अर्थ यहाँ पर लोग भी ले सकते हैं, और उक्ति का अर्थ होता है बात। उक्ति का अर्थ होता है बात। तो अपन ये कह सकते हैं या तो संसार के द्वारा कही गई बात। अब संसार में या तो प्राणी रहेगा या कोई, क्या कहेंगे अपन, लोग। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, लोगों द्वारा कही गई बात। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा अपना, लोगों द्वारा कही गई बात। लोगों द्वारा कही गई बात का अर्थ किससे जुड़ेगा आपका, लोकोक्ति से। तो लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों द्वारा कही गई बात क्या होगी आपकी साथियों, लोकोक्ति होगी। तो लोकोक्ति का अर्थ हो गया अपना लोगों द्वारा कही गई बात, और मुहावरे का अर्थ हो गया बातचीत करना या फिर अभ्यास करना। अब कभी कभार ये ऐसा सवाल आ जाता है कि जिससे मान लीजिए सवाल अपने प्रश्न पत्र में आ गया कि मुहावरे का सही अर्थ है, वहाँ पर शाब्दिक नहीं दिया हो, साहित्यिक नहीं दिया गया, दोनों आ जाए विकल्प में, बातचीत करना भी आ जाए और अभ्यास करना भी आ जाए, तो हमें आंसर कौन सा करना है। तो ध्यान रहे साथियों, वहाँ पर हमें अभ्यास करने वाला ही विकल्प चुनाव में लेना है। क्योंकि कभी कभार हमारे सामने ये समस्या है चुनाव कौन सा करें, तो ज़्यादा सार्थक और प्रभावकारी जो आंसर होगा आपका कौन सा होगा, अभ्यास करना। तो ये तो इसके सामान्य परिचय की बात। अब बात करते हैं इन दोनों की परिभाषाएं क्या होनी चाहिए। तो परिभाषाएं अपने को मौखिक रूप में सुनना है, ध्यान से सुनना एक एक शब्द को, ताकि अपने बात समझ में आए। मुहावरा क्या कहता है कि यदि कोई शब्द समूह निरंतर अभ्यास के कारण, यदि कोई शब्द समूह निरंतर अभ्यास के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देने लगता है तो वह शब्द समूह मुहावरा कहलाता है। एक बार मैं पुनः आपको मुहावरे की परिभाषा की ओर ले चलता हूं। यदि कोई शब्द समूह निरंतर अभ्यास के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देने लगता है तो वह शब्द समूह क्या कहलाएगा साथियों, मुहावरा कहलाएगा। उसी प्रकार अपन लोकोक्ति की परिभाषा की बात करें तो लोकोक्ति की परिभाषा बहुत ही सरल है। जब ग्रामीण परिवेश वातावरण की बात करें, जब ग्रामीण परिवेश में किसी बात को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका ही क्या कहलाएगा साथियों, लोकोक्ति कहलाएगा। एक बार पुनः, जब ग्रामीण परिवेश में किसी बात को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका क्या कहलाएगा, लोकोक्ति कहलाएगा। तो ध्यान रहे यहाँ पर क्या होता है, कम शब्दों में बात को रोचक बनाना है और यहाँ पर क्या करना, हमें अभ्यास करना। तो दोनों में बिल्कुल अंतर है। यहाँ पर हमें अभ्यास के लिए अभ्यास करेंगे तो विशेषता उत्पन्न होगी, और यहाँ पर शब्द कम होने के बावजूद भी उसमें रोचकता ज़्यादा मिलेगी। तो ध्यान रहे, ये लोकोक्ति और मुहावरे के अर्थ की बात और परिभाषा की बात। अब समस्या हमारे सामने है कि सवाल किस तरह से उत्पन्न होगा हमारे सामने। तो ध्यान देते हैं अपन इसकी विशेषताओं पर। मुहावरे और लोकोक्ति की क्या क्या विशेषताएं होती है, छोटी छोटी विशेषताएं होती हैं, परंतु सवाल जब बनकर हमारे सामने आते हैं तो हमें अकस्मात वो हमारे लिए समस्या बन जाती है। तो ध्यान दीजिए साथियों, एक एक बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुहावरा भाषिक दृष्टि से, मुहावरा भाषिक दृष्टि से पुल्लिंग शब्द है। मुहावरा भाषिक दृष्टि से कौन सा शब्द साथियों, पुल्लिंग शब्द है। और लोकोक्ति भाषिक दृष्टि से स्त्रीलिंग शब्द है।
पहला सबसे बड़ा अंतर। मुहावरा आपका भाषिक दृष्टि से कौन सा शब्द होगा साथियों? पुल्लिंग। और लोकोक्ति भाषिक दृष्टि से कौन सा शब्द होगा आपका? स्त्रीलिंग। दूसरी बात की ओर चलते हैं अपन। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मुहावरा जो शब्द होता है, जो मुहावरा होता है अपनी भाषा में, वह अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होता है। तो मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी वाक्य का अंश होता है। मुहावरा क्या होता है आपका? वाक्यांश होता है। यानी वाक्यांश का अपन यदि टुकड़े करें तो वाक्य प्लस अंश, अंश का मतलब होता है भाग या टुकड़ा, यानी वाक्य का भाग होता है अपने आप में। मुहावरा पूरा वाक्य नहीं होता है। जबकि लोकोक्ति अपने आप में क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति अपने आप में क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति अपने आप में क्या होती है साथियों? पूर्ण वाक्य होती है। तो एक और सबसे बड़ा अंतर हमारे सामने आया। मुहावरा वाक्यांश होता है तो लोकोक्ति अपने आप में क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है। तीसरा सबसे बड़ा अंतर, मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता है, परंतु वाक्य प्रयोग में मुहावरे की स्थिति बदल जाती है। तो देखो साथियों, इसका मूल रूप नहीं बदलता है। मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता है। मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता, परंतु वाक्य प्रयोग में स्थिति बदल जाती है। वाक्य प्रयोग में स्थिति कैसे बदलती है वो भी अपन जानेंगे अभी, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे सवाल हमारे सामने बन के आते हैं। उसी प्रकार लोकोक्ति में भी मूल रूप नहीं बदलता सब। जबकि लोकोक्ति में मूल रूप नहीं बदलता है। तो देखो, दोनों बातें अपन दोनों एक तरह से समानता हो गई। मुहावरे में मूल रूप नहीं बदलता है और लोकोक्ति में मूल रूप नहीं बदलता है। मूल रूप का मतलब अपन समझेंगे, जैसे मान लीजिए अपन कहें यहां पर आंखें लाल होना, आंखें लाल होना, और यहां पर अपन कह दें मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो खटौती में गंगा। देखो, मूल रूप समझते हैं अपन। मूल रूप क्या होता है? मूल रूप की ओर चलते हैं अपन। तो मूल रूप किस तरह से नहीं बदलता उस बात को समझिए आप लोग। एक मुहावरा लिया अपन ने उदाहरणतः, और एक लिया अपन ने लोकोक्ति। जैसे आंखें लाल होना, अगर अपन इस आंख शब्द की जगह अपन इसका पर्यायवाची शब्द रख दें तो मुहावरा कभी सार्थक नहीं होगा। जैसे अपन कहें नयन का लाल होना, अपन नहीं आज तक नहीं सुने। अपन कहें चक्षु का लाल होना, ये भी नहीं हो सकता। अपन कहें दृग का लाल होना, ये भी नहीं हो सकता। अक्षी का लाल होना, ये नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पर आंख शब्द है वो आंख ही रहेगा, इसका मूल रूप कदापि नहीं बदलता है। तो कहने का मतलब मुहावरे में मूल रूप नहीं बदलता है। फिर आ जाओ लोकोक्ति में। अपन यहाँ मन की जगह इसका पर्यायवाची रख ले, मान लो जैसे हृदय चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसी प्रकार गंगा की जगह अपन यमुना रख दें तो भी नहीं हो सकता। अपन ये कहें मान लीजिए कि मन चंगा तो कटौती में यमुना, ये भी नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है, चाहे मुहावरा हो चाहे लोकोक्ति हो, दोनों का मूल रूप नहीं बदलता है। अब बात आती है वाक्य प्रयोग की। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए, वाक्य प्रयोग में मुहावरे की स्थिति बदल जाती है, परंतु लोकोक्ति ज्यों की त्यों ही वाक्य में प्रयुक्त होती है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि मुहावरे का जो वाक्य प्रयोग किया जाता है उसमें मुहावरे की स्थिति सर्वथा बदलती है, परंतु लोकोक्ति की स्थिति बदलती नहीं है, जबकि ज्यों की त्यों ही प्रयुक्त होती है। अब इस बात को भी अपन सिद्ध करते हैं। जैसे मान लीजिए अपन इस दोनों का वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे अपन यहाँ कहें
शरारती बालक को देखकर, वाक्य प्रयोग की बात करें अपन, शरारती बालक को देखकर अध्यापक की आंखें लाल हो गई है। अपन ये नहीं कह सकते कि शरारती बालक को देखते ही अध्यापक की आंखों का लाल होना पाया गया, ये तो गलत बात होगी। तो कहने का तात्पर्य वाक्य प्रयोग में स्थिति बदल रही है। कैसे बदल रही है? कि शरारती बालक को देखते अध्यापक की आंखें लाल हो गई है। परंतु यहाँ लोकोक्ति में उसकी स्थिति ज्यों की त्यों ही रहेगी। जैसे मान लो अपने कहें कि मोहन तो आजकल इस तरह से इतराता है, मोहन तो आजकल इस तरह से इतराता है जैसे छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि लोकोक्ति ज्यों की त्यों प्रयुक्त होती है, जबकि मुहावरा वाक्य प्रयोग में अपना रूप और स्थिति बदल लेता है। तो हमारे सामने तीन बातें महत्वपूर्ण आ गई। अपन अगली विशेषता की ओर चलते हैं। अगली विशेषता क्या है उसको अपन ध्यान में लाते हैं। मुहावरा, मुहावरे में लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। लाक्षणिक क्या होता है? मुहावरे में कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाता है? लाक्षणिक। लाक्षणिक का मतलब लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण करना। जैसे लक्षण दिखाई दे वैसा अर्थ ग्रहण कर ले, वो होता है लाक्षणिक। जबकि लोकोक्ति में व्यंग्यार्थ होता है। जबकि लोकोक्ति में क्या होता है? व्यंग्यार्थ होता है। अब देखो लक्षण के आधार पे, यानी जैसा लक्षण दिखाई दिया वैसा अपना अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। वो किस में होता है? आपका मुहावरे में। परंतु लोकोक्ति में व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ का मतलब होता है व्यंग के आधार पर अर्थ होना। यानी किसी बात को अपन ये कह सकते हैं कि जिसमें सीधा प्रत्यक्ष देखकर अर्थ ग्रहण करे वो होगा मुहावरा, और जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ ग्रहण हो जाए वो होगी आपकी लोकोक्ति। साथ ही इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां पर लाक्षणिक अर्थ ग्रहण होगा वहां पर एक लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त होती है। कौन सी साथियों? लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त होगी आप इकाई में मुहावरों में। और साथ ही अपन यह कह सकते हैं लोकोक्ति में होती है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति, तो ये भी एक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आ गई। अगर हमारे से ये पूछ लिया जाए कि मुहावरे के अंतर्गत कौन सी शब्द शक्ति प्रयुक्त होती है? लक्षणा शब्द शक्ति। और व्यंजना शब्द शक्ति कहीं प्रयुक्त होगी? आपकी लोकोक्ति में। अब इसका सीधा सा अर्थ, लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करने की वजह शब्द शक्ति कौन सी आई? आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। और व्यंग यानी व्यंग्यार्थ, यानी व्यंग के आधार पे अर्थ ग्रहण करने की वजह शब्द शक्ति कौन सी आ गई? आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। अब कभी कभार विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या रह जाती है कि इसको हम समझ कैसे सकते हैं। तो एक आपको छोटा सा मैं दृष्टांत याद आता है मुझे, तो मैं आपको उसको बताता हूँ कि किस तरह से अपन अर्थ कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, किसी बात को सही ढंग से और भली बात ही समझ सकते हैं। जैसे मान लो लाक्षणिक अर्थ, आंखें लाल होते ही हर कोई ये समझता है कि सामने वाले को क्या रहा है? क्रोध आ रहा है। अगर हमें कोई अंगूठा दिखा दे तो हम ये समझ बैठते हैं कि हमें क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया। अगर कोई हमें अंगुली दिखा दे तो हम समझते हैं कि चेतावनी दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है हमारे सामने? लक्षण प्रकट हो रहे हैं। क्या प्रकट हो रहे हैं हमारे सामने? लक्षण। इसलिए शब्द शक्ति कौन सी हो गई? लक्षणा। अब व्यंजना शब्द शक्ति, यह है हमारे लिए परिस्थिति। अब इसमें हम व्यंग्यार्थ कैसे ग्रहण करेंगे? व्यंग कैसे प्रकट करेंगे? व्यंग का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि किसी बात को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत न करके अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करना क्या कहलाएगा? व्यंग्यार्थ कहलाएगा। जैसे मान लो अगर हम कोई काना व्यक्ति है, अगर काने व्यक्ति को अपन डायरेक्ट ये कह दें कि ओए कान्या, तो हो सकता है वो हमारे जीवन में हमारी भी स्थिति उसके समान कर दे। तो बेहतर है हमें उसको डायरेक्ट काना नहीं कहना है, बल्कि उसमें व्यंग करे, तो हो सकता है वो पूरी बात हमें बता दे। तो किस तरह से व्यंग्यार्थ सिद्ध होगा? ध्यान से सुनिए। कान्या को कान्या मत बोलो, बात लागे फूटी, और कान्या सु धीरे धीरे पूछो बया आंख तारी कया फूटी। तो हो सकता है वो अपने वो
आसानी से बता दें, इसी का नाम होता है व्यंग्यार्थ। तो ध्यान रहे साथियों, एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ। लाक्षणिक अर्थ ग्रहण होगा आपका मुहावरे में, और व्यंग्यार्थ ग्रहण यानी व्यंग अर्थ ग्रहण करेंगे अपन लोकोक्ति में। अगली विशेषता की ओर बात करते हैं अपन। मुहावरे में मुहावरा कभी भी सत्य जीवन पर आधारित नहीं होता है, ये बहुत बड़ी बात। सत्य जीवन आधारित घटना नहीं होती, सत्य जीवन पर आधारित नहीं होता है। सत्य जीवन पर आधारित नहीं होता मुहावरा, बल्कि लोकोक्ति पूर्ण रूप से, जबकि लोकोक्ति पूर्ण रूप से सत्य जीवन पर आधारित होती है। जबकि लोकोक्ति सत्य जीवन पर आधारित होती है, परंतु आपका मुहावरा सत्य जीवन पर आधारित नहीं होता। अपन ये बात भी अब कैसे सिद्ध करेंगे, तो इस बात को भी अपन उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ये कहें कि किसी की आंखें लाल देखकर हमें अकस्मात ये सिखाया जाता है कि क्रोध आना, परंतु ये कतई सत्य नहीं है कि किसी की आंखें लाल होने से उसका अर्थ यही लगाया जाए क्रोध आना, गुस्सा होना। जरूरी नहीं कि उसका अन्य अर्थ भी निकाला जा सकता है। वो सत्य घटना हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसकी आंखों में धूल कचरा चला गया तो आंखें वैसे भी लाल हो जाती हैं। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई ज़्यादा लंबे समय तक अगर सो नहीं पाता तो उसकी वैसे भी आंखें लाल हो जाती हैं। और हमारे राजस्थान संस्कृति में तो आपको पता सबसे गजब का उदाहरण भी है। अगर कोई ढोला मारू का अत्यधिक सेवन कर ले तो उसकी आंखें भी लाल हो जाती है। तो अन्य अर्थ लगाया जा सकता है किसमें, आपका मुहावरे में। अब लोकोक्ति बिल्कुल सत्य जीवन पर ही आधारित होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी घटना या कोई भी परिस्थिति को देखकर यदि कोई लोकोक्ति कही जाती है तो वाकई में बिल्कुल सत्य जीवन पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कक्ष में अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं और वो बच्चों को ये उपदेश दे रहे हैं या पाठांतर्गत यदि बच्चों को ये बता रहे हैं कि बच्चों धूम्रपान नहीं करना चाहिए, बीड़ी जर्दा गुटखा इत्यादि शराब सेवन नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ स्वयं शिक्षक ही कुछ ही पलों बाद हाथ में जर्दा लेकर अगर उसका मर्दन कर रहे हैं, तो सामने से यदि कोई विद्यार्थी ये पूछ ले कि गुरुजी अभी तो आप कुछ देर पहले तो हमें उपदेश दे रहे थे, अभी आप खुद ही सेवन कर रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सी लोकोक्ति सिद्ध होगी कि आप श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताएं। तो कहने का मतलब बिल्कुल परिस्थिति को इंगित करते हुए लोकोक्ति क्या हो गई, वहाँ पर सत्य जीवन पर आधारित घटना को इंगित कर रही है। तो इस बात का निष्कर्ष क्या निकला, मुहावरा सत्य जीवन पर आधारित नहीं होता है, बल्कि लोकोक्ति सत्य जीवन पर आधारित होती है। अगली विशेषता की ओर, अगली विशेषता भी हमारे लिए वाकई में महत्वपूर्ण है। जो मुहावरा होता है अपने भाषा में, तो मुहावरा अधिकांश दोनों परिवेश से जन्म लेता है। ग्रामीण परिवेश से भी जन्म लेगा और शहरी परिवेश से भी जन्म लेगा। यानी ग्रामीण व शहरी परिवेश, मुहावरा ग्रामीण व शहरी परिवेश दोनों वातावरणों से जन्म लेता है, परंतु लोकोक्ति का संबंध केवल और केवल कौन से परिवेश से रहेगा, आपका ग्रामीण परिवेश से। लोकोक्ति का केवल और केवल संबंध कौन से रहता है, ग्रामीण परिवेश। अब इस बात को कैसे, क्योंकि जो मुहावरा है वो एक तरह से मॉडल है, अत्याधुनिक है, यानी ये आधुनिक परिस्थिति का प्रतीक है मुहावरा, परंतु लोकोक्ति आपकी है वो एक तरह से रूढ़िवादिता को जन्म देती है। अतः अपन ये कह सकते हैं कि लोकोक्ति का संबंध किससे होगा, आपका ग्रामीण वातावरण यानी ग्रामीण परिवेश से होगा,
और मुहावरे का संबंध ग्रामीण से भी होता है और शहरी परिवेश से भी होता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, आगे और विशेषताओं की ओर चलेंगे अपन, परंतु एक बार इनको पुनः एक बार अपन देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए साथियों, मुहावरा अपने आप में पुल्लिंग होता है, जबकि लोकोक्ति क्या होती है साथियों, स्त्रीलिंग होती है। मुहावरा वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का अंश होता है, और लोकोक्ति अपने आप में क्या होती है, पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता है, साथ ही लोकोक्ति का भी मूल रूप नहीं बदलता है, परंतु वाक्य प्रयोग की यदि अपन बात करते हैं तो वाक्य प्रयोग में मुहावरे की स्थिति सर्वथा बदलती है, बावजूद लोकोक्ति वाक्य प्रयोग में ज्यों की त्यों ही प्रयुक्त होती है, यानी उसकी स्थिति बदलाव नहीं लेती है। और आगे यदि अपन बात करें, मुहावरे में लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है, साथ ही लाक्षणिक अर्थ की वजह से लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त होती है, और लोकोक्ति में व्यंग्य अर्थ ग्रहण यानी व्यंग्यार्थ ग्रहण किया जाता है, और साथ ही व्यंग्यार्थ की वजह से व्यंजना शब्द शक्ति प्रयुक्त होती है। मुहावरा सत्य जीवन पर आधारित नहीं होता है, बल्कि लोकोक्ति सत्य जीवन पर आधारित होती है। मुहावरे का संबंध ग्रामीण व शहरी वातावरण दोनों से संबंध रखा जाता है, बल्कि लोकोक्ति का केवल और केवल ग्रामीण प्रवेश होता है, क्योंकि ये रूढ़िवादिता को जन्म देती है। इन्हीं विशेषताओं की आगे अपन चर्चा करते हैं। हाँ, तो देखिए साथियों, आगे कुछ और विशेषताएं बची हैं, तो अपन उनको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इन विशेषताओं से छोटे मोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं और वो अकस्मात हमारे सवाल आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो कोशिश करनी है हमें इन सवालों को गलत नहीं करना है। मुहावरे की अगली विशेषता की ओर चलते हैं अपन। अधिकांश मुहावरे शरीर के अंगों पर आधारित होती है। अधिकांश मुहावरे शरीर के अंगों पर आधारित होते हैं। कहीं पर आधारित होते हैं साथियों? शरीर के अंगों पर। अधिकांश जो मुहावरे होते हैं वो शरीर के अंगों पर आधारित होते हैं। जैसे अपन बात करें, कान खड़े होना, कान का कच्चा होना, आंखें लाल होना, आंखें चार होना, रोंगटे खड़े होना, अंग अंग ढीला होना, ऐसे अनेक और मुहावरे हैं जो शरीर के अंगों पर आधारित होते हैं, और लोकोक्ति रूढ़िवादिता पर आधारित होती है। लोकोक्ति कहीं पर आधारित होती है साथियों? रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का तात्पर्य यह है कि प्राचीन पद्धतियों पर, प्राचीन शिक्षा पद्धति पर आधारित होती है क्या आपकी लोकोक्ति। अगली विशेषता की ओर चलते हैं अपन। अगली विशेषता होती है कि मुहावरे के अंत में अनिवार्यतः, मुहावरे के अंत में अनिवार्यतः ना शब्द का होना आवश्यक है। साथियों, किस शब्द का? मुहावरे के अंत में ज़्यादातर ना शब्द की अनिवार्यता होती है। अनिवार्यता का मतलब ना शब्द का आना ही जरूरी है, जबकि लोकोक्ति के अंत में ना शब्द की अनिवार्यता ऐसी कोई शर्त नहीं होती है, यानी ना शब्द की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी ना शब्द ज़्यादातर नहीं आता है लोकोक्ति में, परंतु मुहावरे में ना शब्द की अनिवार्यता अधिक रहती है। जैसे कि अपन उदाहरण बात करें, जैसे मुंह में पानी आना, दांतों तले अंगुली होना, या और भी बहुत सारे मुहावरे हैं। अंग अंग ढीला होना। परंतु लोकोक्तियों के अंत में ना शब्द आए ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे अपन कह सकते हैं, एक नागिन अरु पंख लगाई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, आए ते हरि भजन को ओटन लगे कपास, इत्यादि जो बहुत सारी अनेक और लोकोक्तियाँ मुहावरे हैं। कभी कभार विद्यार्थियों के सामने ये एक छोटी सी समस्या आ जाती है कि कभी कभार एकाध प्रतिशत
कोई मुहावरे ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में ना नहीं होता है, बावजूद वो मुहावरा होता है। तो उसमें अंतर कैसे किया जाए? जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। आस्तीन का सांप। अब जैसे मान लो ये मुहावरा आ गया साहब, अब आस्तीन का सांप आ गया, या फिर अपन कहते हैं थाली का बैंगन। अब दोनों अच्छे मुहावरे हैं, दोनों के दोनों पूछे गए हैं वर्तमान में। अब आस्तीन का सांप और थाली का बैंगन जो दोनों मुहावरे हैं, अब इनमें यदि अपन ना शब्द की शर्त रखते हैं तो वो शर्त हमारी पूर्ण नहीं होती है। तो कभी कभार एकाध प्रतिशत जो मुहावरे होते हैं उनमें ना शब्द न हो और वो मुहावरा हो, तो हमें बाकी की जो शेष विशेषताएं उनको ध्यान में रखकर ही हमें अंतर कर सकते हैं। तो एकाध प्रतिशत होते हैं जो हो सकता है अध्ययन के आधार पर भी हमारे समझ में आ सकते हैं। तो साथियों, ये तो ही विशेषता की बात। तो आप लोगों ने ध्यान से समझा है, ध्यान से सुना है। मुहावरे और लोकोक्ति में बहुत सारी विशेषताएं होती है। उन्हीं विशेषताओं पर आधारित अभी विगत एग्जाम जो LDC 2018 का प्रश्न पत्र था 16 सितंबर का, उसमें ये प्रश्न आया था इन विशेषताओं के आधार पर से। और वहाँ पर आया था कि मुहावरे की विशेषता नहीं है, तो हमें यदि ये विशेषताएं याद रहेगी तो इनके आधार पे भी कभी कभार जब सवाल हमारे सामने आते हैं वर्तमान में, हम उन सवालों का भी भली भांति जवाब दे सकते हैं। तो हमें इनको ध्यान में रखना है। अब बात आती, ये तो ही अंतर की बात। एक बात और होती है कि इनकी समानताएं क्या है दोनों में। मुहावरे और लोकोक्ति में समानता क्या है, उस समानता की ओर चलते हैं अपन। समानता के लिए 4 ही छोटी छोटी बातें हैं जिनको अपने को ध्यान से समझना है। तो दोनों में समानताएं क्या हैं वो भी अपन जान लेते हैं। लोकोक्ति और मुहावरा जब तक प्रकट नहीं होता है, जब तक अपन उसके अर्थ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सबसे बड़ी इनकी समानता क्या निकल के है, अगर मुहावरा और लोकोक्ति जब तक प्रयुक्त नहीं होता है, जब तक हम उसके अर्थ की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो प्रकट होने के बाद इसके लक्षणों को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली समानता क्या होगी दोनों में, यानी लक्षणों को जानने के लिए इनका प्रकटीकरण होना अति आवश्यक है। दूसरी सबसे बड़ी इनकी समानता है, ये दोनों ही कार्य, भाषा और शैली को सरल एवं रोचक बनाते हैं। यानी इनका 3 काम होता है। यानी ये जो कार्य है अपना, कोई भी काम करें, या अपनी जो भाषा है हम बोल रहे हैं, और शैली जिसके माध्यम से अपन शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उन तीनों को क्या करते हैं, ये सरल भी बनाते हैं और साथ में रोचक भी बनाते हैं। ये एक सबसे बड़ी इनकी समानता है। और एक और इनकी सबसे बड़ी समानता क्या है, ये दोनों ही पूर्ण अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। पूर्ण अर्थ यानी किसी भी बात को अपन प्रस्तुत करने के लिए अर्थ का होना अत्यावश्यक है। तो ये अर्थ की कल्पनाएं अवश्य करते हैं। यानी दोनों ही, इसमें भी अर्थ ग्रहण होना अति आवश्यक है और इसमें भी अर्थ ग्रहण होना अति आवश्यक है। साथ ही अभी कुछ दिनों पहले भी एक सवाल आया था कि लोकोक्ति को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। लोकोक्ति को अपन कहावत भी कहते हैं आज ग्रामीण परिवेश में। तो कभी कभार एक छोटा सवाल अपन पूछ ले तो ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। लोकोक्ति को ग्रामीण परिवेश में कहावत के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, एक बार मैं इसकी पुनः चर्चा करता हूँ। जो भी अपन ने देखा इस वीडियो में, एक एक बात को अपन ने ध्यान से समझा, सुना, और यदि अपन ने इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आने वाले जो आगामी जो प्रतियोगी परीक्षा के जितने भी प्रश्न पत्र होंगे राजभाषा हिंदी से जुड़े हुए, तो उनको हम इसके माध्यम से सरल और रोचक बना सकते हैं। उसको आसानी से हम अपने प्रश्न पत्रों का जवाब दे सकते हैं। और मैं आपको पुनः इस चीज़ के लिए आश्वस्त करना चाहूँगा साथियों कि जो भी राजभाषा हिंदी के जितने भी जो वीडियोज़ होंगे, मैं आपके सामने साहिल कुमार ट्रिपल युवा कैंपस का एक अंग होने के नाते आप सभी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों तक प्रेषित करें, ताकि हम आप लोगों तक
राजभाषा हिंदी के अन्य विषयों के जब भी जितने भी जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से हमारी जो कार्यशैली है आप तक पहुंचाने की कृपा करें। नमस्कार, धन्यवाद।